हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो अब फाइनली समरी लेक्चर लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं। और समरी लेक्चर किसका है? आज है एटॉमिक स्ट्रक्चर का समरी लेक्चर। और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर पूरा का पूरा चैप्टर 1 घंटे के अंदर ट्राई करेंगे, 1 घंटे के अंदर रिवाइज करने के। करना क्या है, तो आपके पास ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उस पीडीएफ को सेव कर लीजिए या फिर उसको नोट्स साथ में लिखने की कोशिश करेंगे तो लंबा लेक्चर बन जाएगा। बेटर है आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए या पीडीएफ सेव कर लीजिए, या फिर आपके पास क्लास नोट्स पड़े होंगे, आप उस क्लास नोट्स के टॉपिक वाइज खोलते जाइए, देखते जाइए, और हो सके तो साथ साथ वीडियो पॉज करके उस टॉपिक को उसी टाइम मजबूत कर लीजिए। कैसे? क्वेश्चंस करते हुए, क्योंकि सर ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चैप्टर दरवाजा है इनऑर्गेनिक के समंदर को खोलने का। ये चैप्टर उस जगह पे खड़ा होता है जहां से इनऑर्गेनिक खुलती है। तो ट्राई करेंगे सब लोग इस चैप्टर को मेरे साथ साथ यहाँ पे समराइज करने की कोशिश करते हैं कि विद इन टाइम एग्जाम हॉल में, आप सबको पता है कि एग्जाम हॉल में आपको भी जब एग्जाम पास आते हैं 100 चैप्टर, एक मतलब 100-108 चैप्टर्स आपको रिवाइज करने, तो इसी तरह के समरी लेक्चर्स और साथ में आपके नोट्स आपको काम आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं समरी लेक्चर को। और दूसरी बात भैया, ये समरी लेक्चर से कोई पहली बार अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा है तो सॉरी, इस समरी लेक्चर से आप प्लीज पढ़ने की कोशिश ना करें। यस, यह स्टंट, ये जो स्टंट करना है, ये जो पढ़ाई की जो तरीका है, ये तभी सक्सेसफुल है जब आपने क्लासेस की हुई हैं, जब आपने लेक्चर्स देख रखे हैं, और तभी आपको ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा, आपको बार बार अगर रिवाइज खुद से करने में बहुत टाइम लगता है तो हम लोग के साथ इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। तो ट्राई करते हैं समरी लेक्चर को समराइज करने की कोशिश करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी, और जो इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूलाज हैं, उसको बार बार रिवाइज करने के। तो चलो भाई शुरू किया जाए आज का समरी लेक्चर। और पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला पोर्शन जो आता है वो थोड़ा थ्योरेटिकल आता है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आता है। इसीलिए मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का नोट्स में देखेंगे तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल शुरू कहां से होता है? सबसे पहली बात क्या बोली जाती है कि सर जो एयर होता है दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एयर ऐसे कंडक्ट नहीं करता। बट अगर आप एक काम करें, हाई वोल्टेज अप्लाई करें और बहुत ज्यादा लो प्रेशर अप्लाई कर दें, अगर बहुत हाई वोल्टेज एंड एट वेरी लो प्रेशर, एयर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एयर अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एट दिस कंडीशन, अप्लाइंग हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर, एयर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। पहली चीज यहां से स्टार्ट होती है हमारी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद बेसिक कहानी क्या कही जाती है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कि सर अपोजिट चार्जेस क्या होंगे? अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये बेसिक थ्योरी है, जहां से अब हमारे अंदर कुछ चीजें आएंगी और यहां से हमारा पहला पार्टिकल निकल के आता है, एंड दैट इज नोन एज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं विथ परफोरेटेड एनोड। एनोड के पास क्या करेंगे? थोड़ा छेद कर देंगे, उसके अंदर थोड़ा परफोरेशन का मतलब क्या होता है? होल्स बना देंगे, सो दैट ये होल्स बन जाएंगे, सो दैट कि इसके अगर इधर से रेडिएशन आएगी, अगर इधर से रेडिएशन आएगी तो यहाँ की जो पीछे जो स्क्रीन लगी है उसके ऊपर क्या हो जाए? उसके ऊपर क्या हो जाए? इल्यूमिनेशन हो, लाइट जलनी शुरू। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? सर यहाँ लो प्रेशर, वैक्यूम पंप से लो प्रेशर जनरेट किया, हाई वोल्टेज दिया, ये पिक्चर एनसीईआरटी की है, कैथोड से देखा एक रेडिएशन आई, और यहाँ पे ये पीछे जो रेडिएशन के ऊपर ये रेडिएशन चेक करने के लिए हम क्या करते थे? जिंक सल्फाइड का लेयर लगाते थे, सो दैट जैसी रेडिएशन हिट करेगी, ग्लो करेगा, तो यहां से हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर कैथोड से आता हुआ दिखा, इसलिए इसका नाम रख दिया कैथोड रे। और इसकी प्रॉपर्टीज देखनी शुरू करी। प्रॉपर्टीज क्या है कि सर ये इनविजिबल होती है, नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, इनविजिबल रेज होती हैं। ये तभी दिखती है जब जिंक सल्फाइड या कोई फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा हो, तभी दिखती हैं। ये हाई स्पीड में ट्रैवल करती हैं विथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका शैडो बना देती हैं। इनके अंदर सर क्या होता है? मैकेनिकल इफेक्ट होता है, इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है, इनके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट होता है, इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है। दे प्रोड्यूसेस एक्सरे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे प्रोड्यूसेस एक्सरे। ये एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं व्हेन हिट विथ हेवी मेटल्स, जब हेवी मेटल से टकराएंगी तो एक्सरे प्रोड्यूस करेंगी। इनके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको नेगाट्रॉन्स बोला गया था, और बाद में इसी का नाम स्टोनी साइंटिस्ट ने क्या किया? रीनेम कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन्स बना दिया। स्टोनी ने इसका नाम क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स बता दिया। स्टोनी ने इसी का नाम क्या बना दिया? इलेक्ट्रॉन्स बता दिया। तो देख लो अपने पास
आपको जब भी ये सब चीजें मिली तो आपको बस बहुत ज्यादा हाई फाई रटना नहीं, बार बार 2 लाइन 4 लाइन में सारी चीजें रटते चलिए, देखते चलिए। ये जो रेडिएशंस होती है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ सर इनके अंदर कौन सा गैस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैथोड पे कौन सा मटेरियल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेज या बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है उसके अंदर की गैस से। स्पेसिफिक चार्ज अगर कहीं वर्ड यूज होगा इस चैप्टर में तो दैट मींस व्हाट, चार्ज अपॉन मास, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, E/m बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, E/m। सर ये कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले थे, ये तो पता चल गया कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको नेगाट्रॉन्स बोलेंगे और बाद में इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। सर थॉमसन ने ये डिस्कवरी तो करी, थॉमसन ने कोशिश करी, थॉमसन ने पूरा सेटअप लगाया, लेकिन उसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन्स का ना चार्ज पता चला ना मास पता चला। तो थॉमसन ने क्या करा, थोड़ा सा कैथोड रे को क्या किया, मॉडिफाई किया, थोड़ा सा कैथोड रे को मॉडिफाई किया, और उसने क्या करना शुरू किया, कैथोड रे को मॉडिफाई करके थोड़ा कैथोड रे की मॉडिफिकेशन करी और बोला कि भैया कैथोड रे के अंदर अब क्या कर रहा है, इधर फिर से स्क्रीन लगाई और अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में उसके अपोजिट जा रहा है, और इन दोनों को अगर बैलेंस करते हैं, तो रेडिएशन कहां जाके हिट हो रही है, यहां पे। एग्जाम हॉल में हो सकता है सेम एक्सपेरिमेंट, बस थोड़ा सा इसका मुंह चौड़ा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर लेके गया, मैग्नेटिक फील्ड में इधर लेके गया, इधर लेके आया, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे करके काम कर रहा है। अब यहाँ पे कैथोड रे एनोड रे के ऊपर वर्क चल रहा है, कैथोड रे एनोड रे के ऊपर वर्क चल रहा था। कैथोड रेडिएशन को उसने क्या किया, इन फोर्सेस को बैलेंस करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल दिया, स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। कैसे, पहले उसने बोला जो डेविएशन हो रही है, कैथोड रे की जो डेविएशन है, अपने रास्ते से जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन इधर उधर हो रही है वो किसके कारण हो रही है, उसका उसने रीजन निकाला। ये किसके कारण डेविएशन हो रही है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना चार्ज हाई होगा उतना ज्यादा डेविएट करेगा अपने रास्ते से कैथोड रे। दूसरा, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा डेविएट करेगा। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कैथोड रे की डेविएशंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ये सारा एक्सपेरिमेंट किसने करा, थॉमसन ने, और यहां से स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के लाए। आपको ही पता है आज के टाइम पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होता है, लेकिन याद रखिएगा ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने डिस्कवर नहीं किया था। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। कहां से आया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। कहां से आया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आया था। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से हुआ, कैसे हुआ, एयर की कंडक्टिविटी को चेक करी, फिर कैथोड रे की बात आई। कैथोड रे के जस्ट अपोजिट क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन्स मिल जाएंगे। कैथोड रे के जस्ट अपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आए तो प्रोटॉन्स के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही सेम चीज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ, वहां कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, यहां एनोड रे एक्सपेरिमेंट है। वहां परफोरेटेड एनोड था, यहां परफोरेटेड कैथोड है। एकदम एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, एकदम एक दूसरे के अपोजिट। एनोड रे को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कैनाल रे बोल देते हैं। एनोड रे को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कैनाल रे। अगेन सेटअप सेम रहेगा, बहुत ही लो प्रेशर और हाई वोल्टेज सेट किया जाएगा। सिमिलर चीजें, इनविजिबल रेज होंगी, ये दिखती नहीं नॉर्मलाइज से, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन चलेंगी, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इनके अंदर वहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, यहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इनको प्रोटॉन्स बोल दिया जाएगा। ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे। याद रखिएगा ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में, कैथोड रे की डिस्कवरी में आपको नेचर ऑफ गैस से फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मेजर चीजों पे फोकस रखना कि यहां पे नेचर ऑफ गैस से फर्क पड़ेगा। यहां हाइड्रोजन गैस होगा, बहुत जल्दी प्रोटॉन का एमिशन होगा। सर यहां देख लो E/m रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन का रेशियो देखोगे 10⁻⁷ होगी। अब तुम्हें लगेगा सर अभी आप क्यों बता रहे, बेटा इसीलिए बोलता हूं जब आप नोट्स रिवाइज करते हो तो जो इस नोट्स में दिया हुआ है बहुत ही क्रूशियल है, तो आपको बार बार देखना है। भैया आपने यहां पे ना, मैंने भी ज्यादा बोला नहीं, आपने भी देखा नहीं होगा। सर 10⁻11 है इलेक्ट्रॉन का,
इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज से बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत छोटा। इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाता है? बहुत छोटा। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज वेरी लेस देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या आता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है किसके? जेम्स चैडविक का। क्या बोलता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स? बाय बम्बार्डिंग अ थिन सेट ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम के ऊपर आप अल्फा पार्टिकल का लगातार बम्बार्डिंग कर दो तो इससे क्या निकलता है? न्यूट्रॉन्स। बेटा ये न्यूक्लियर रिएक्शन से निकल के आया और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत लेट हुई। क्यों? क्योंकि सर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल बंदे को डिस्कवर करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए जेम्स चैडविक ने एक काम किया, बेरिलियम के ऊपर अल्फा रेडिएशन हिट करना शुरू किया। एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू उसको क्या मिला? न्यूट्रॉन्स। इवन न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, सो नो डेविएशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो जो चार्ज पार्टिकल होता है वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करता है, एंड चार्ज पार्टिकल्स के कारण कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी, ईएम वेव्स जो होंगी, चार्ज पार्टिकल्स नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं रास्ते से डेविएट होते हैं। पॉजिटिव वाला नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? दे आर न्यूट्रल, नो डेविएशन इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ज्यादा होता है, मास ऑफ स्लाइटली ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं इसमें। और मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर देखो अब मास के ऊपर आए तो यहां पे फिर से वही बात, E बाई एम। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज है ही नहीं, तो न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो। E बाई एम रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल का क्या रिलेशन है? दोनों का स्पेसिफिक चार्ज याद रखिएगा। अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज 1/2, हाफ ऑफ प्रोटॉन होता है। तो आपको एक फाइनल ऑर्डर यहां लिखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाट कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज सबसे हाईएस्ट, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन नहीं, बीच में कौन आता है? अल्फा पार्टिकल्स। बीच में कौन आता है? अल्फा पार्टिकल्स। तो भैया डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 लोगों की डिस्कवरी पढ़नी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हमें पढ़नी थी, और उसी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आया, एक बार आंख बंद करके सोचो। इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आया विथ परफोरेटेड एनोड, कैथोड से रेडिएशन आई एनोड की तरफ, आपने क्या देखा? उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन। उसकी स्पेसिफिक चार्ज निकाला, उसका चार्ज निकाला, मास निकाला, सब कुछ कहानी करी। फिर सर ऑब्वियस है अगर एनोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं विद परफोरेटेड कैथोड, तो यहां पे क्या आता है? प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज। कैथोड रे के ऊपर, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में नेचर ऑफ गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एनोड रे एक्सपेरिमेंट में आपको ही पता है नेचर ऑफ गैस से फर्क पड़ता है, नेचर ऑफ गैस से फर्क पड़ता है। न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी न्यूक्लियर रिएक्शन से, और E बाई एम का एक फाइनल ऑर्डर मेरे पास आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे, एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स ऑब्वियसली 4 मॉडल्स पढ़ने पूरे चैप्टर में, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यही मॉडल्स हैं। सबसे पहले थॉमसन मॉडल, बहुत बेसिक सी बात, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, एटम इज स्फेरिकल इन नेचर, रेडियस ऑफ एटम इतना होता है, पॉजिटिवली चार्ज एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनसे एक ही गलती हो गई, इन्होंने क्या बोला? ये जो एटम होता है वो पॉजिटिव स्फीयर होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं लाइक सीड्स। तो इनसे ये गलतियां हुई, लेकिन इनकी अच्छी बातें भी थी। एटम आज भी स्फेरिकल है, एटम का रेडियस आज भी इतना ही है, तो अच्छी बातें भी हमें याद रखनी है। और उसके बाद एटम, थॉमसन के साथ देखो, थॉमसन में क्या हुआ? थॉमसन के बाद क्या हुआ? थॉमसन के बाद रदरफोर्ड नहीं आ गया। थॉमसन के बाद क्या हुआ? एक नई टाइप की डिस्कवरी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि एक रे डिस्कवर हुआ जिसका नाम था एक्सरे। थॉमसन ने क्या बनाया? थॉमसन ने बनाया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। थॉमसन का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट थे रोएंटजन, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोएंटजन। इन्होंने क्या किया? ये कैथोड रे के साथ खेल रहे थे और गलती से देखा क्या? कैथोड रे ने हिट किया किसको? हेवी मेटल को। कैथोड रे ने जैसे ही हेवी मेटल को हिट किया, इससे एक इनविजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस हुई, जिसका यूज आप लोग सब लोग जानते हो कि जिसका यूज, एक्सरे का यूज क्या करते हैं? बोन्स का फ्रैक्चर, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोग करते हैं। तो इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी करी, किसने? रोएंटजन ने। कैसे? कैथोड रे को किससे स्ट्राइक किया? हेवी मेटल से। एक्सरे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऑब्वियस है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
ओके तो एक्सरे की डिस्कवरी के बाद लोगों को एटॉमिक मॉडल से ज्यादा कौन सी चीज अट्रैक्ट करने लगी? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या आ गया? 3 रेडिएशन आ गए, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशंस क्या होते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस बोलते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स से हीलियम के, वो भी चले गए, तो हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाली रेडिएशंस कभी भी या कोई भी चार्ज रेडिएशन, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों? बिकॉज अगर आपके ऊपर चार्ज है तो यू आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब आपका डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। बीटा रेज की बात करें तो बीटा रेज में क्या हो जाएगा? बीटा रेज निगेटिवली चार्ज होती हैं। बस याद रखिएगा पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसका? बीटा रेज का, एज कंपेयर टू अल्फा रेज। ई बाई एम रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो ऑब्वियस है, बीटा रेज इलेक्ट्रॉन्स होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज्यादा, फिर अल्फा का, और गामा पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो ई बाई एम रेशियो भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद गामा रेज की बात करें तो गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होता है। गामा रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, हार्मफुल होता है, म्यूटेशन क्रिएट कर देता है। तो रेडियो एक्टिविटी हो गई, एक्सरे हो गया, थॉमसन मॉडल हो गया। अब हमारी लाइफ में कौन आया? रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल का सब लोग दूसरा नाम जानते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया गया और उसके ऊपर अल्फा रेज की रेडिएशंस देनी शुरू करी गई। अगर 10-20 हजार अल्फा रेडिएशंस मारी गई, 10-20 हजार रेडिएशंस पे हिट किया गया, और क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि सर एक देयर इज अ पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ स्मॉल स्पेस जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और उसी को हमने नाम रख दिया, रदरफोर्ड ने नाम रख दिया, उसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियस। उसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियस। सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15, रेडियस ऑफ एटम क्या था? 10 की पावर -10। ये बात किसने बोली थी? थॉमसन पहले ही बोल के जा चुका था, रदरफोर्ड ने तो बस प्रूव किया। फिर उन्होंने क्या देखा कि सर वॉल्यूम ऑफ एटम जो होता है 10 की पावर 15 टाइम्स ज्यादा होता है, 10 की पावर 15 टाइम्स ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ एटम। मतलब अगर पूरा ये रूम है ना, ये पूरा बोर्ड है, तो इसके एक डॉट से भी छोटा क्या है? न्यूक्लियस है। अगर ये पूरा रूम, ये पूरा जो आपका मोबाइल का स्क्रीन है, अगर ये क्या है, अगर एक पूरा का पूरा ये जो मेरे पास ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अपने पास अगर एटम है तो उसके अंदर एक डॉट भी बड़ा हो गया, उस डॉट से भी छोटा क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। सर ये सारी चीजें देखी गई। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी एलिमेंट का, किसी एटम का निकालना चाहते हैं तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का एक तरीका, एक फॉर्मूला ये भी होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर का क्यूब रूट के ऊपर डिपेंड करता है, मास नंबर के क्यूब रूट के ऊपर डिपेंड करता है। a की पावर 1/3 मास नंबर का क्यूब रूट हो जाता है, मास नंबर का क्यूब रूट। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। a क्या होता है? मास नंबर। मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हमने ये सब चीजें डिस्कस की हुई थी, ठीक है। अब देखो सर मोजले एक्सपेरिमेंट आया, मोजले मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया, रदरफोर्ड में वही कंक्लूजन हुआ, स्फेरिकल सर ऐसा ऐसा होगा। एक्सपेरिमेंट से देखो मोजले एक्सपेरिमेंट आया, मोजले एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला कि भैया जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जनरेट होता है, जैसे एक्सरे कैसे जनरेट होता है, एक्सरे कैसे जनरेट होता है, आप जब कैथोड रे को लेके आते हो, किसी हेवी मेटल से टकराया, कैथोड रे आया, हेवी मेटल से टकराया, इससे एक नई रेडिएशन जनरेट हुई जिसको आपने क्या बोल दिया? एक्सरे। तो सर जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होगी, जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? सर एटॉमिक नंबर पे, किसकी? हेवी मेटल के। और ए और बी क्या है? एक कांस्टेंट है। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। सर जो अल्फा रेज होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जो स्कैटरिंग दिखाते हैं वो किस तरह दिखाते हैं? तो ये एक डेटा है, ये ऐसे फिजिक्स में आएगा आपके लाइफ में, फिजिक्स में आप जब पढ़ते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितने डिस्टेंस तक अल्फा रेडिएशंस जा सकती हैं, अटैच हो सकती हैं, ये आपको पता चल जाएगा। अल्फा कितने पार्टिकल्स थीटा एंगल पे डेविएट होते हैं, उसका फॉर्मूला है 1/sin की पावर 4 θ/2। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एटॉमिक नंबर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास। वेलोसिटी ऑफ किसी वेव की बात करें तो वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? कोई भी वेव है तो उसमें क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? 1/फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज वेव नंबर? 1/λ। अब इस फॉर्मूले को मैंने क्यों याद दिलाया? बिकॉज अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? सर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब ये तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में चल रही होती हैं। अगर एक इधर है, एक इधर है, तो एक कहां जाएगा? इस पेन के डायरेक्शन में, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें होंगी पक्का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलती हैं। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके इक्वल? वेलोसिटी ऑफ लाइट के। इन ऐसी रेडिएशन से इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं। जैसे सनलाइट को
को, सनलाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, कोई भी रेडिएशंस हैं इनको मीडियम की जरूरत नहीं, पानी में रखो कहीं रखो, इनको किसी मीडियम में जरूरत नहीं, अपने आप ही प्रोपेगेट हो जाती है। और इसी के सामने अब वेलोसिटी को क्या लिखते थे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वेलोसिटी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो सर वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स क्या होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट, इसको क्या लिखेंगे, सी, न्यू इनटू लैम्डा। यहां से अब आप चाहें तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और वेवलेंथ और लैम्डा का आप क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप चाहें तो अगर कोई आपसे पूछ दे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कर्व बनाइए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कर्व बनाइए, तो वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, x इंटू वाई कांस्टेंट है, तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा, ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो होता है जिसके अंदर सारी रेडिएशंस होती हैं, उनको याद करने का एक ट्रिक था, हम लोगों ने बनाया था। रेडियो में आई वचन देता हूं, आई वाव यू, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। रेडियो में एफएम रेडियो पे जाके, रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेडिएशंस, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये इधर से इधर जाएंगे। जैसे जैसे आप ये वचन लेंगे वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी, हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, रेडियो का वेवलेंथ। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो की होगी। ओके तो ये अपने पास रेडिएशंस होती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा करने के बाद मेरी लाइफ में क्या आया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या करता है कि कोई भी रेडिएशन उसके अंदर एनर्जी होगी, कोई भी रेडिएशन आएगा तो उसके अंदर एनर्जी होगी, और वो एनर्जी जो होती है वो पॉकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलती है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटा। और ये सारी एनर्जी जो होती है किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। याद रखना ये कंटिन्यूअस नहीं होती, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होती है, जिसको हम लोग क्वांटा बोल देते हैं। एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल्स टू h इनटू न्यू, या फिर E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं। E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं। न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। h अपने पास ऐसा आ जाएगा। एक फोटोन, अगर एक लाइट आई तो उससे कितनी रेडिएशन आती है, कितनी एनर्जी आएगी, E इज इक्वल्स टू h इनटू न्यू। हर एक रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो दैट इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू h न्यू, या फिर E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। ये देख लो, n फोटॉन्स आएंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू NH न्यू या NHc बाई लैम्डा, NHc न्यू बार आ जाएगा। तो ये n फोटॉन्स के लिए ऐसा आ जाएगा। सर पावर, अगर कहीं लाइट की पावर दी है इसका मतलब कुछ नहीं, एनर्जी पर यूनिट टाइम है। इंटेंसिटी इज नथिंग, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी बोल देते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये देख लो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है अपने पास, एनर्जी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल्स टू h न्यू, E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, E इज इक्वल्स टू NH न्यू या NHc बाई लैम्डा, NHc न्यू बार अपने वो आ जाएगा। पावर इतना आ गया, इंटेंसिटी इतनी आ गई। आगे देखो, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एनर्जी का ध्यान रखना। यहाँ पे कैलोरी तो होती ही होती है, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की अपनी, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत छोटी होगी तो उसको मेजर करने के लिए बार बार हम एक वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो दैट इज नथिंग 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ये एनर्जी का रिलेशन याद रखिएगा। और इसी चीज को अब जो आपने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसका यूटिलाइजेशन करके हम क्या देखते हैं कि अगर कोई सामने वाला एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और 2 रेडिएशन एमिट करता है, एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और 2 रेडिएशन एमिट करता है, तो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन रूल हम क्या निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होगी आने वाली वो जाने वाली फ्रीक्वेंसीज के सम की इक्वल होंगी। मतलब फ्रीक्वेंसीज कंजर्व रहेंगी, जो फ्रीक्वेंसी आएगी इन दोनों का सम उसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। एनर्जी कंजर्व मतलब फ्रीक्वेंसी कंजर्व। लेकिन यही चीज अगर वेवलेंथ में बात करेंगे तो वेवलेंथ में 1 अपॉन लैम्डा, यहां पे नॉर्मल एडिशन हो रहा है, यहां पे रेसिप्रोकल का एडिशन होगा। और वेवलेंथ में क्या करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा इज नथिंग 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। एनर्जी यहां भी कंजर्व है, वहां भी कंजर्व है, बस यहां एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है और यहां एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा है, और कुछ नहीं। अब यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गई,
अब यहां से ड्यूअल नेचर शुरू हो जाता है। ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर क्या है सर? मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। वेव नेचर क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब वेव नेचर आ गया, ये सब वेव नेचर आ गया। फिर यहां से देखोगे तो और क्या आएगा सर? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको बारे में बात बताता है सर? ये पार्टिकल नेचर बेस्ड होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे बेस्ड है? पार्टिकल नेचर पे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोलता है कि सर मैं परफेक्ट आदमी हूं, जैसे होता है ना परफेक्ट बंदा है, जितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतनी लाइट एमिट कर देगा। ये आइडियल बॉडी है, सबसे शानदार बॉडी है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर है। लेकिन तुम्हें पता है केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, आइडियल बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पे एक ग्राफ होता है एनसीईआरटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाइएगा। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाएंगे तो आप ऑब्जर्व करना चाहते थे कि सर ये डायरेक्टली ऐसे ऊपर चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगा, एक लिमिट तक जाएगा, उसके क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू होगा। और ऊपर से ये भी देखेंगे आप कि सर टेम्परेचर अगर आप ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो सर कम टेम्परेचर पे ऐसा ग्राफ होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ किधर को जाना शुरू कर देगा? ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। T2 इज ग्रेटर देन T1, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ का ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ग्राफ ऊपर की तरफ जाना और थोड़ा सा श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोला गया कि सर कोई भी अगर लाइट मेटालिक सरफेस पे आती है, कोई भी लाइट अगर मेटालिक सरफेस पे आती है तो कुछ देर तक एब्जॉर्ब करता है। कौन? मेटालिक सरफेस कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और उस एनर्जी को क्या बोल देते हैं? डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वर्क फंक्शन, या फिर उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मुझसे कोई मान लो तुम्ही को घर से बोले घर से बाहर चले जाओ, पापा मम्मी को बोले घर से चले जाओ, तुम घर छोड़ के चले जाओ, एक बार बोलेंगे तुम नहीं जाओगे, दो बार बोलेंगे तुम नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक थ्रेशोल्ड है। तुम्हें पता है यार इतने तक तो मैं इतने तक तो मैं रुक सकता हूं, इतने तक तो मैं रुक सकता हूं। एक लिमिट आएगा जब उससे ज्यादा एनर्जी दे दी घर वालों ने, मतलब मान लो घर वाले दिन भर में 4 बार तुम्हें मार रहे हो, तो ऑब्वियस एक लिमिट आएगी, उसका तुम क्या करोगे? चलो भाई चलते ही है। वही हालत मेटल के साथ है। इंसिडेंट एनर्जी एक बार, 2 बार, 3 बार, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई किससे? वर्क फंक्शन से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और बिकॉज ऑफ फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, दैट्स व्हाई इनका नाम क्या रख दिया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनका नाम क्या रख दिया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये तभी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब आने वाले की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो? फ्रीक्वेंसी सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, या वेवलेंथ किससे कम हो? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। याद रखना हमेशा इंसिडेंट एनर्जी जो होनी चाहिए, इंसिडेंट एनर्जी जो होनी चाहिए, इंसिडेंट रेडिएशन जो होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर बात करें तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। फिर बात करें आइंस्टाइन्स। अब ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो किया था हर्ट्ज ने। आइंस्टाइन ने इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोला, उसने बोला भाई बेसिक फिजिक्स लगाओ, एनर्जी हमेशा क्या करनी है? कंजर्व। कौन सी रेडिएशन रही है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, एंड दैट मस्ट बी, कुछ पार्ट उसका कहां जा रहा है? थ्रेशोल्ड में ऑब्जर्व, कुछ पार्ट उसका किस में जा रहा है? थ्रेशोल्ड में। अगर इसको पार कर गए तो फिर कुछ पार्ट किस में जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। तो इसने क्या किया? यही फॉर्मूला लगा दिया। आने वाली रेडिएशन का कुछ फ्रीक्वेंसी होगी तो h इंटू न्यू उसकी एनर्जी आ गई, थ्रेशोल्ड की अपनी कुछ रेडिएशन होगी, h न्यू नॉट आ गया, उधर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। सर यहाँ पे या तो लैम्डा के टर्म्स में देखें तो यही फॉर्मूला hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा नॉट, और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूले आ गए, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, या hc अपॉन लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट, ऐसे निकाल दिया। अब कुछ चीजें और हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस है सर, वो नेचर ऑफ मेटल पे, कैसा मेटल है, किस तरह का, उसका साइज क्या है, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसी है। सर डिफरेंट मेटल के डिफरेंट वर्क फंक्शंस होंगे। ऑब्वियस हर एक मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में बात करोगे तो न्यू नॉट, h न्यू नॉट, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में बात करोगे तो hc बाई लैम्डा नॉट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करने के बाद अब यहां पे देख लो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाते हैं। तो देख लो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी नहीं आती, क्यों? क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी जब तक आप थ्रेशोल्ड को पार नहीं करोगे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ नहीं बन पाएगा। क्यों? अरे सर थ्रेशोल्ड तक तो रुका रहता है ना। इलेक्ट्रॉन कब एमिट होता है? इलेक्ट्रॉन कब एमिट होता है? जब आपकी फ्रीक्वेंसी किसको पार कर जाए? न्यू नॉट को। तो ये देख लेना अपने पास, इतनी जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है वो क्या है सर? क्या है? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये थ्रेशोल्ड है। यहाँ पे देखो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, मान
मान लो एक रेडिएशन के बदले 10 रेडिएशंस लेके आए, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, मतलब एक रेडिएशन के बदले 10 रेडिएशंस आएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पे एक रेडिएशन के बदले 10 रेडिएशन लेके आओगे तो यहां 10 रेडिएशंस आएंगी तो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन एनर्जी का हिसाब किताब क्या रहेगा, सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा सकते हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं कि मैं 100 रुपए लेके आया, 10 रुपए की सब्जी थी, मैं 90 रुपए घर लेके चला गया। अब मेरे जैसे ऐसे 10 लोग आ जाएं, अगर मेरे जैसे 10 लोग आ जाए 100 रुपए लेके, तो सबके पास क्या होगा, 100 रुपए लेके आएंगे, 10 रुपए की सब्जी खरीदेंगे, 90 रुपए लेके घर चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी 90 ही रहेगी ना। मेरे जैसे 10 लोग आए, 20 लोग आए, क्या फर्क पड़ रहा है? आपको एक फोटोन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी के बढ़ाने से। अब जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उसको रोकने के लिए एक स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन मान लो जा रहा है तो उसको रोकना भी तो है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन ना चला जाए ना, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज, काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि सर इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है डिवाइड बाय चार्ज कर दो इलेक्ट्रॉन का, हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतना पोटेंशियल दे दोगे तो रुक जाएगा। तो ये मेरा रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ गई। ये सारा कुछ करने के बाद अब हम लोग आते हैं थर्ड मॉडल, और ये मॉडल जो होता है अभी भी वैलिड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब हाइड्रोजन के लिए, सर हीलियम प्लस के लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए, बेरिलियम प्लस 3 के लिए, जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए होगा। ये किस पे बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज, मतलब इन दोनों ने क्या किया, जो फिजिक्स के नॉर्मल लॉज थे और प्लस क्लासिकल जो क्वांटम थ्योरी थी, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, एज्यूम कर लिया। किस पे बेस्ड है, पार्टिकल नेचर पे। इन्होंने कुछ एजम्पशंस मान लिए, पोस्टुलेट्स मतलब अब इतनी बार आप पढ़ चुके हो, आपको पता है केमिस्ट्री में पोस्टुलेट का मतलब कि एजम्पशंस। इन्होंने कुछ एजम्पशन माने, क्या माने कि सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगता है वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। मान लो अगर अपने पास अगर हम लोग की लाइफ में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हो, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का वो हो, यहाँ न्यूक्लियस है, तो सर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, वो अपोजिट में क्या लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर अंदर की तरफ क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपोजिट साइड क्या लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल। क्यों? क्योंकि आप सर्कुलर मोशन में हो। जब आप सर्कुलर मोशन में होते हो तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाता है, NH/2π। एंगुलर मोमेंटम MVR किसके इक्वल हो जाएगा, NH/2π। इलेक्ट्रॉन्स किस में रिवॉल्व करेंगे, इन स्टेशनरी ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स किस में रिवॉल्व करते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट में। बोर्स ने बोला कि भाई ये रदरफोर्ड की तरह ऐसे ऐसे नहीं घूम रहे होते। बोर्स ने बोला कि नहीं, उनकी ऑर्बिट्स में फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स की एनर्जी में रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं जब भी वो ट्रांजिशन करते हैं, ऐसे हवा में नहीं करते। जैसे तुम सीधी सी बात है ना, तुमसे कोई बोले कि बैठे बैठे एनर्जी लूज कर दीजिए, नहीं कर पाओगे ना, बैठे रहे बैठे सोए कितना ही एनर्जी लूज जाएगा। लेकिन हाँ, आप इलेक्ट्रॉन्स अपनी कब लूज करते हो, आप एनर्जी कब लूज करते हो या गेन कब करते हो, जब आप दौड़ते हो, जब आप कोई काम करते हो, मेंटली वर्क करते हो, तो आप लूज करते हो। तो वही वाली हालत यहाँ पे है। ये देख लो अपने पास, ये तभी करते जब इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं, या तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए। मतलब इन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट होती है ना, जो ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। अगर इस ऑर्बिट की बात करें तो इसकी खुद एनर्जी होगी, इसकी ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होगी। अगर मान लो इसके ऊपर, मान लो ऐसे बोल दिया जाए कि इसकी एनर्जी 100 जूल है, इसकी 200 जूल है, तो अगर आप यहां से यहां जाओगे तो 100 जूल आपको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आओगे तो 100 जूल क्या करोगे, एमिट कर दोगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होंगी। रिजल्ट्स ऑफ बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल की डेरिवेशन करके हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकल के आता है सर, 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। Z/n क्या है सर, ये एटॉमिक नंबर है उस एटम का, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में आप निकालना चाहते हो उस ऑर्बिट का नंबर डाल दो, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। सीधा सीधा वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल दो। रेडियस निकालने जाओगे तो ये आएगा n² n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, Z क्या है, एटॉमिक नंबर। एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो ये होगा, पिकोमीटर में निकालोगे तो ये होगा। सर आप खुद से सोच लो, वेलोसिटी के फॉर्मूले में Z का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। वेलोसिटी n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब n की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेडियस का Z के साथ देखोगे इनवर्स रिलेशन है, तो रेडियस का Z के साथ इनवर्स रिलेशन है, रिसीव ऐसा
रेडियस का n के साथ पैराबोलिक रिलेशन है, r इज n स्क्वायर अपॉन z, वेलोसिटी 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं, कौन कौन से रिजल्ट्स हैं, वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया, ये nth ऑर्बिट का आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग बोर्स मॉडल डेरिवेशन। आप इवन सर्कमफ्रेंस का भी रिजल्ट निकाल सकते हो। सर्कमफ्रेंस किस पे डिपेंड करता है, रेडियस की तरह n स्क्वायर बाई z पे। टाइम पीरियड भी चाहो तो निकाल सकते हो n³ अपॉन z स्क्वायर पे, फ्रीक्वेंसी z स्क्वायर अपॉन n³ पे निकाल सकते हो। इवन आप पोटेंशियल एनर्जी को जब एनर्जी कैलकुलेट करते हो, k इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, k इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं फिजिक्स में, 9 × 10⁹ इज द वैल्यू। लेकिन आप बस इतना जान जाओ कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस kJd स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 kJd स्क्वायर बाई आर, टोटल एनर्जी इतना होता है। अगर इन तीनों का फॉर्मूला आपको पता है तो इन तीनों का रिलेशन आपके लिए चुटकी बजाने वाला काम है। एक बार लिख के कर लेना, वीडियो पॉज कर लो, सोच लो, क्योंकि डेरिवेशन सब कुछ हमने क्लास में किया हुआ है। अब डेरिवेशन सब कुछ क्लास में किया हुआ है, आपको क्या करना है, बस वीडियो पॉज करके एक बार सोचना है कि हाँ यार मैंने ऐसे ऐसी चीजें करी थी क्या, ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा था क्या, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सब कुछ हमने किया हुआ है। सारी डेरिवेशंस वहां की हैं। आप डेरिवेशन में फोकस मत करो, आप ये फॉर्मूलाज ध्यान रखो। एग्जाम हॉल में ये फॉर्मूलाज लेके जाना है, डेरिवेशन कोई नहीं करवाएगा एग्जाम हॉल में। आपको फॉर्मूलाज के ऊपर वर्क करना है, वो फॉर्मूला के ऊपर वर्क कीजिए, हो जाएगा। फिर किसने बोला सर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सब पोटेंशियल काइनेटिक हटा दो, टोटल एनर्जी कोई तुमसे पूछ दे कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। या फिर अगर इसी को जूल्स में निकालना चाहते हैं, निगेटिव आएगी -2.18 × 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल्स पर एटम। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 2 टाइम्स, तो उसको 2 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी कितना हो, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी निकाल दो, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी निकाल दो। सर जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, टोटल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, टोटल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप अगर अपने क्लास नोट्स में देखोगे तो आपको एक एक लेयर का एनर्जी बताया गया है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाते हो, ऊपर जाते हो, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी गैप कम हो जाता है। और यहाँ पे एक टाइम आता है जब आप कौन से ऑर्बिट में चले जाते हो, इन्फिनिटी पे चले जाते हो, हाईएस्ट ऑर्बिट पे चले जाते हो, इन्फिनिटी पे। जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और उसी पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर तुमसे कुछ पूछ रहा है कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कितनी आएगी, कितना आयनाइजेशन एनर्जी होगी, कुछ नहीं, आप सामने वाले इलेक्ट्रॉन से पूछो तेरी कितनी एनर्जी है। मान लो उसने बोला -10 जूल्स मेरी एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन ने बोला कि मेरी खुद की एनर्जी कितनी है, -10 जूल्स, तो उसको कहाँ आयनाइज करना है, कहाँ लेके जाना है, 0 करनी है। मेरे पास -10 है, आप मुझे कितनी एनर्जी दोगे कि मेरा एनर्जी 0 हो जाए, तो क्या करूंगा, -10 है, आपने +10 दे दिया, -10 और +10 कितना हो जाएगा, 0। तो सर जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है उसका जस्ट अपोजिट क्या आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी का जस्ट अपोजिट का क्या, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। निकाल दो अपने पास, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला निकाल दीजिए। सर देख लीजिए हर एक एटम का, हर एक लेयर का, हर एक हाइड्रोजन एटम के लिए हर एक अपने पास ऑर्बिट का हमने एनर्जी गैप निकाला है। सर देखो एनर्जी गैप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ा जो सबसे पहला स्टेप है, हमारी लाइफ का भी यही होता है ना कि सबसे बड़ा स्टेप जो होता है, पहला स्टेप जो होता है 10th से 11th क्लास वाला जो स्टेप होता है, डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा गैप यही है। देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, 10th 11th खत्म होता है, 12th में आते हैं तो पता नहीं चलता, क्योंकि अब आदत लग चुकी होती है, पता हो जाता है कि भाई साइंस है, ये ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही होता है, यहाँ इतने ही फॉर्मूलाज होते हैं, इतने ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सबको दिमाग लगाना होता है, सबको अप्लाई करना होता है। तो वही वाली चीजें। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ, अगर कोई ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन n2 से n1 जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट जा रहा है, तो उससे कितना लैम्डा या 1/λ या वेव नंबर कितना जनरेट हो रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू rz स्क्वायर। r इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट, r इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इतनी होती है, बार बार 1/r कर लीजिए, 911.2 एंगस्ट्रॉम। और z और नंबर एटॉमिक नंबर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आने वाला मतलब n2 से n1 आ रहे हो, अगर n2 से n1 आ रहे हो तो n2 से n1 आते टाइम आपको लैम्डा निकालना है या वेव नंबर निकालना है, तो आप ऐसे निकालोगे।
हाइड्रोजन एटम में आपको हाइड्रोजन एटम हो, कोई भी एटम हो, अगर कोई कहीं से कहीं ट्रांजिशन कर रहा है तो उससे कितना वेवलेंथ जनरेट होगा, ऐसे निकल के आएगा। अब इसके ऊपर आप इसी को देख के अब यहां से क्या निकालते हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा निकालते हो। हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रा निकालते हो क्योंकि हाइड्रोजन सबसे बोर्स का फेवरेट था, बोर्स का फेवरेट था, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ही पता है N2 से N1 आएंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ये स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी पॉसिबल है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सर किसी पार्टिकुलर सीरीज का, मान लो पास्चन सीरीज का कितनी लाइंस पॉसिबल है, तो उसके लिए हमने लिखा था N2 माइनस N, एंड N इज व्हाट, लिमिटिंग लाइन ऑफ दैट सीरीज। मतलब पास्चन के लिए लिमिटिंग लाइन क्या है, पास्चन के लिए लिमिटिंग ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट है। लाइमन सबसे पहले फर्स्ट, कहीं से भी फर्स्ट पे आ जाओ, कहीं से भी फर्स्ट पे आ जाओ, लाइमन सीरीज। ये जो रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेंज की है, कहीं से भी सेकंड पे आ जाओ, क्या सीरीज बन जाएगा, बामर सीरीज। ये जो रेडिएशन है ये विजिबल की है। इसके बाद जितनी भी आएंगी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, जितनी भी आएंगी, ये सारी की सारी क्या हैं सर, ये सारी इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, सारी सारी क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा कि लाइमन सीरीज की पहली लाइन कौन सी है, लाइमन सीरीज की पहली लाइन कौन सी है, यहां से यहां, सेकंड लाइन कौन से है, थर्ड से, फोर्थ लाइन कौन से ये, और सबसे लास्ट लाइन लिमिटिंग लाइन कौन सी है, इन्फिनिटी से 1 पे आने को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन। इन्फिनिटी से 1 पे आने को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऐसे निकलेंगी, पार्टिकुलर सीरीज की लाइन ऐसे आएंगी, और फर्स्ट और सेकंड लाइन ऐसे निकालते रहिए। लाइमन सीरीज का एग्जांपल मैंने दे रखा है, फर्स्ट लाइन अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, लिमिटिंग लाइन, कैसे निकालते हैं, निकाल दो। अब इसके बाद जैसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है, हमारा ड्रॉबैक आना शुरू हो जाता है, किसका, बोर्स मॉडल का। ड्रॉबैक क्यों आ जाता है, क्योंकि देखो यार पहले लाइन से ही दिक्कत है, पहले लाइन से ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहाँ पे, सर आपने पहले ही बोला था एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, तो भैया मैक्सिमम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या वैलिड होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या वैलिड होगा, नहीं पता। कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये जो लाइंस है ना, जो अभी देख रहे थे लाइमन, बामर, ब्रैकेट, पास्चन, ये सब की, वो स्प्लिट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को क्या नाम देते हैं, स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को क्या नाम देते हैं, स्टार्क इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड वाले को क्या नाम देते हैं, जीमन इफेक्ट। तो ये सर ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो सर थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड हो गया, और अब बोर्स मॉडल भी हो गया। सारी कहानी पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई, या दुनिया में कोई भी चीज फिक्स नहीं होगी। रदरफोर्ड, बोर सब फेल हो गए। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे। हम सोचेंगे यार ये मॉडल पढ़ा, ये मॉडल पढ़ा, ये भी फेल हुआ, तो एक काम करते हैं, तब तक बीच में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कौन आएगा, जैसे डिब्रोगली आ गया। डिब्रोगली क्या बोल रहा है कि कोई भी मैटर, कोई भी एम मास का बॉडी, अगर कोई भी मैटर एम मास का बॉडी अगर वी वेलोसिटी के साथ आता है, कोई भी एम मास का बॉडी अगर वी वेलोसिटी के साथ आता है, तो उसके पीछे एक मैटर वेव जनरेट होती है, एक वेव जनरेट होती है। जैसे अगर मैं ही फोटो खिंचवा देते हैं, अपना चेहरा इधर से उधर हिला दूं, या फोटो खींचने वाला ऐसे बस हिला दे, तो ऑब्वियस है आपका जो मतलब जो आपकी फेस फोटोज आएंगे वो सारी सारी क्या आएंगे, वेव्स के टर्म में आएंगे। ब्लर आ जाती है। ब्लर क्यों आ जाती है, बिकॉज आपके अंदर भी क्या जनरेट होती है, वेव्स जनरेट होती है। सर जो ये वेव जनरेट होती है, मैटर के पीछे जो वेव जनरेट होती है, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वेवलेंथ होती है, सॉरी मोमेंटम होती है। इनका जो वेवलेंथ होता है, जो भी ये वेव जनरेट हो रही है, जो ये वेव जनरेट हो रही है, इनका जो वेवलेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोमेंटम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोमेंटम होगा। और इसी से हमारा फॉर्मूला आना शुरू होता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h अपॉन mv, h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। h अपॉन काइनेटिक एनर्जी को देख लो, चार्ज इनटू क्या लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। चार्ज इनटू क्या लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। डिब्रोगली ने बोर्स मॉडल का एक पोस्टुलेट था, उसको ही प्रूव किया था। उस डिब्रोगली ने बोला कि भाई ये लैम्डा होता है, यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो एक काम करो, ये जो एन लैम्डा होगा ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल। सरकमफ्रेंस जो होगा, सरकमफ्रेंस को मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, एन लैम्डा के इक्वल। सरकमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट किसके इक्वल होगा, एन लैम्डा के। इसको सही से अरेंज करोगे, लैम्डा की वैल्यू h by mv पुट करोगे, तो हमने क्लासरूम में प्रूव कर दिया है कि सर इसको अरेंज करेंगे तो ये प्रूव हो जाता है, इसको अरेंज करेंगे तो ये प्रूव हो जाता है। तो डिब्रोगली इज नथिंग, कोई भी मैटर m मास का v वेलोसिटी से अगर मूव करता है, कोई भी मैटर m मास का अगर v वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके पीछे एक वेव जनरेट होती है जिसका वेवलेंथ होता है लैम्डा h अपॉन p, h अपॉन mv, h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, h अपॉन अंडर रूट 2m चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। इससे हमने एक चीज और निकाली कि जो सरकमफ्रेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। पिक्चर देख के देख लो, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, एंड दैट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहां से हम प्रूव कर देते हैं कि mvr किसके इक्वल होगा, nh अपॉन 2 पाई के। ठीक है।
अब देखो हाइजेनबर्ग, अब देखो डी ब्रॉगली के बाद एक बंदा आया जिसने हमारी जिंदगी सबसे आसान कर दी। इसने बोला कि यार कहाँ पीछे पड़े हो तुम लोग, किसके पीछे पड़े हो, ये छोटे मोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कभी तुम्हें लगता है एग्जैक्टली चीजें बता पाएंगे? सर बड़ा आदमी होगा तो वो कुछ बता भी पाएगा, छोटा मोटा आदमी क्या बता पाएगा? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली। आप एग्जैक्ट पोजिशन एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली एक टाइम पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या किया गया, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी के बारे में बात करनी शुरू की। और क्या बोला गया यहाँ पे, क्या बोला गया यहाँ पे, हम लोगों को बोला गया कि भैया एक काम करो, यहाँ देखो फॉर्मूला। सर इसने क्या बोला, डी ब्रॉगली सॉरी हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ने बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, सॉरी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। और h अपॉन 4 पाई को, h अपॉन 2 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h बार लिख सकते हैं। h अपॉन 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, h बार लिख सकते हैं। डेल्टा p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा v। यहाँ देख लो, और इसको और ज्यादा अच्छे से डिराइव करेंगे तो हम लोग की लाइफ में ये भी फॉर्मूला आ सकता है, दैट इज नोन एज h अपॉन 4 पाई। एनर्जी का भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो ये निकाल दो। सर डी ब्रॉगली आया, बोर्स मॉडल फेल हुआ, बोर्स मॉडल के फेल होने के बाद डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली ने अपनी बातें बताई। हाइजेनबर्ग आया, उसने बोला यार ये इलेक्ट्रॉन में ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप एक टाइम पे सब कुछ नहीं निकाल सकते। तो यहां पे हमारी लाइफ में कौन आया, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने बोला सुनो, नॉर्मल बात करूंगा ना सब परेशान कर रहे हैं। नॉर्मल बात की किसने, थॉमसन ने बोला कि ऐसा होता है, वाटरमेलन टाइप होता है, सबने उंगली कर दी। रदरफोर्ड ने बोला ऐसा ऐसा है, हमने रेडिएशंस निकाली, हमने करा, ये करा, वो करा, सबने सर उंगली करी। बोर्स ने भी उंगली करी। अब एक काम करते हैं, ऐसी हाई फाई बात कर लेते हैं जिसको कोई बोल ही ना पाए, कोई समझ ही ना पाए। वही बात श्रोडिंगर ने कर ली। श्रोडिंगर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा वो वेव नेचर होगा, और उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं साई। साई इज नथिंग, साई इज एम्पलीट्यूड और वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर इज नथिंग, प्रोबेबिलिटी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। और उस साई स्क्वायर को डीवी से मल्टीप्लाई कर दो, या डीवी को ही लिख देते हैं सरफेस एरिया इनटू डीआर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो तीन चीजें बताई श्रोडिंगर के इक्वेशन में, तीन चीजें आई। एक आया साई, साई स्क्वायर डीवी। साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द या वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर डीवी की बात करें तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देख लो यहाँ पे सर श्रोडिंगर ने एक हाई फाई इक्वेशन दे दी। बोला कि भाई साहब अगर एक इलेक्ट्रॉन को 3D में छोड़ दिया जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 3D में छोड़ दिया जाएगा तो जो उसका वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, उन सबको अगर आप कंबाइन करते हो, अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, डेल मतलब क्या है, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें भी डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, E इज एनर्जी, V इज पोटेंशियल एनर्जी इनटू साई इज इक्वल्स टू 0। आपको ये इक्वेशन दिमाग में रखनी है, बाकी इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लो, इसी इक्वेशन को लिखने का एक तरीका ये भी है, एनसीईआरटी में यही लिखा गया। एनसीईआरटी इतना कामचोर है, उसने बोला हम इतना बड़ा इक्वेशन नहीं लिखते, हम नाम लिख देते हैं काफी है। उसने क्या किया, इस तरह से लिख दिया, वेयर एच इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इवन एनसीईआरटी में सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं, ना ही कोई मैथ्स पूछेगा तुमसे, ना ही कोई श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पूछेगा, बस जान जाओ कि होता है, हाई फाई बात जान जाओ बस। श्रोडिंगर इक्वेशन का इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे जो निकल के बाहर आया उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। और जो सॉल्यूशंस निकल के आए वो कौन से आए, तो उसको हम लोग लिखते हैं साई NLM। साई की वैल्यू NLM। इससे तीन चीजें निकल के आई कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर तीन चीजें निकल के आई, और उन तीनों को हमने एक नाम दे दिया क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बोल दिया हमने, तीनों का नाम दे दिया क्वांटम नंबर्स। क्या बोला, एक बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक को बोला एजीमुथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एक को बोला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सी वेव से कौन सी ऑर्बिट में कितनी वेव्स जनरेट होंगी या कितने सबसेल बनेंगे वो कैसे पता चला, तो n जितने ऑर्बिट होगा, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट गए तो उसमें पहला एक ही सबसेल बनेगा, दो ऑर्बिट गए दो वेव बनेंगी तो दो बनेंगे अपने पास, थर्ड ऑर्बिट में गए तीन वेव्स बनेंगी, तीन सबसेल बनेंगी। तो ये सब बातें हुई। अब यहां से मेरी लाइफ में स्टार्ट हो गया क्या, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या है कि सर ये क्या बताते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं कि सर क्वांटम नंबर्स क्या बताएंगे कि सर ये क्या है, अलग अलग लोग कि भाई ये ना एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन
कहाँ पे कैसा एग्जिस्ट करता है, किस टाइप का इलेक्ट्रॉन होता है, वो एग्जैक्ट बताने का काम कौन करेगा, क्वांटम नंबर्स करेगा। क्वांटम की सर कोई एटम में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, किस तरह के उसमें है, उसको बताने का काम कौन करता है, क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स हैं, पहले 3 श्रोडिंगर के सॉल्यूशन है, चौथा वाला हमने अभी आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़ भी रखा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण हम चौथा वाला क्वांटम नंबर लेके आते हैं। चौथा वाला क्वांटम नंबर क्या कहलाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा वाला क्वांटम नंबर क्या कहता है, स्पिन क्वांटम नंबर। सर एन, वैल्यू ऑफ एन जो होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हर एक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो तो क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू आती है ना कि सर x की वैल्यू कितनी होगी, सर -a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी, ऐसे करके पढ़ते हो। वैसे ही इसको जब श्रोडिंगर को सॉल्व किया गया तो यहाँ से हमने क्या निकाला, NLM, 3 चीजें निकाली, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। NLM प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ से 3 चीजें निकाली। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 5, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, ऑर्बिट को। तो इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अकेला बंदा है, पहला बंदा है तो अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर एजिमुथल की बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां के बीच में होती है, 0 से लेकर n-1, मतलब इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी। सिमिलरली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां होगी, -L to +L इंक्लूडिंग 0, -L to +L इंक्लूडिंग 0, तो ये यहां पे एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली स्पिन क्वांटम नंबर, ये लास्ट वाला है, देखो ये तीनों कहां से है, श्रोडिंगर से, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर क्यों डिपेंड करेगा, ये तो अपना नया आया है, बाद में आया है, बाद वाला वैल्यू क्यों डिपेंड करेगा, बाद वाले को मतलब ही नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, +½ -½ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बात बताता है, ऑर्बिट या सेल के बारे में। n = 1 K सेल, n = 2 L सेल, n = 3 M सेल, n = 4 N सेल, ये सब कुछ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, वेलोसिटी, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। n की वैल्यू आप बहुत पहले से जानते हो, बोर्स मॉडल में भी n यूज किया आपने। नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सबको पता था ना, बोर्स मॉडल से ही शुरू हो चुका है नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ये तो सबको पता था। यहां से अब कहानी शुरू होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर से। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सबसेल के बारे में। सर एल की वैल्यू कहां से कहां एग्जिस्ट करेगी, 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1। किसी भी ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे, कितना होगा, n होगा। इनका ऑब्वियस है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, √L × L+1 h/2π। कहीं भी जाएंगे तो आपको सबसेल 4 टाइप के मिलेंगे, S, P, D और F। S का L की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2, F की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो S की L की वैल्यू 0, P की वैल्यू 2, ऐसे पुट कर दो, निकाल दो। ये फिक्स्ड है, L की वैल्यूज S से के यहां से स्टार्ट होगी, S से, और 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, 3 4 5 जाती जाएगी। तो सर कौन सी ऑर्बिट, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे सिर्फ 1s पॉसिबल है, सेकंड ऑर्बिट जाएंगे 2s पॉसिबल है, निकालते रहो, देख लो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो L की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, n पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बात बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की। किसके अंदर, किसके अंदर, सबसेल के अंदर। अब हम सेल के अंदर पहले कहाँ है, हम ऑर्बिट के अंदर किस में है, सबसेल में। अब सबसेल के अंदर घुस गए, बोल रहे कहाँ भाई, तो उसके अंदर कितने रूम्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसके बारे में कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -L to +L इंक्लूडिंग 0, -L to +L इंक्लूडिंग 0। सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं किसी के अंदर, जितने m के पॉसिबल वैल्यूज हैं, कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, देख लो। इस सबसेल है, L की वैल्यू कितनी है, 0, तो m की वैल्यू कितनी पॉसिबल होगी, 0, देख लो, एक ही ऑर्बिटल है। P सबसेल है, L की वैल्यू 1, m की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, -1 0 +1, कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3। D में देखोगे तो D में कितने हो जाएंगे, 5, तो ऐसे करके बनाते रहो। F में देखोगे उसके हिसाब से बनता चला जाएगा। तो सर यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लेके आ गए हम लोग कि सर nth ऑर्बिट में, आप अगर nth ऑर्बिट में जाते हो तो सर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2n²। नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होते हैं, n होते हैं। इस बार का जो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो नीट में देखोगे तो ये पूछा रहा है कि L की वैल्यू दी हुई है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 2l+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4l+2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4l+2 हो जाएंगे, यही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4l+2 हो जाएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बात करता है, टेल्स अबाउट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस। स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बात करेगा, अपने एक्सिस पे। देखो 2 टाइप का मोशन होता है, जैसे अर्थ का अपना मोशन होता है 2 टाइप का, एक के कारण क्या होता है, दिन और रात, और एक के कारण क्या होता है, सीजन्स बदलते हैं। अर्थ एक अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और एक क्या होता है, अर्थ के एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, तो वही वाली हालत है। इलेक्ट्रॉन्स का अपने एक्सिस पे रोटेशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, और इसीलिए उसको +½ या -½ करते हैं। इवन उस रोटेशन के
कारण भी क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा। इसका ही फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, ये अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच बार आ जाएगा। देख लो अब फाइनली आपके पास सारे लोग आ गए। ये देख लो क्या हो रहा है, सेल्स से कहाँ गए सबसेल्स, सबसेल्स से कहाँ गए ऑर्बिटल्स। NLM, ये तीनों इक्वेशंस कहाँ से आई थी, NLM ये तीनों कहाँ से, क्वांटम नंबर्स। तो 3 क्वांटम नंबर हो गए, श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई, श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया, श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन से हमने ये देखा कि भैया ये चीज़ें पॉसिबल हैं, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, इन सब से सर ऑर्बिट पता चलता है, ऑर्बिट के बाद सबसेल पता चलता है, सबसेल के बाद क्या पता चलता है, ऑर्बिटल्स पता चलते हैं। ये सारी चीज़ करने के बाद अब सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ मूव करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स की तरफ मूव करते हैं। और जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने की बात आए। जैसे अब मुझे मान लो तुम्हारा रिजल्ट अरेंज करना है, तो मैं कैसे अरेंज करूंगा, या तो मैं 2 तरीके से चलूँ, या तो मैं हायर को पहले अरेंज कर दूं, या फिर मैं लोअर को अरेंज करूं पहले। तो अबव ने बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे पहले लोअर एनर्जी में फिर हायर एनर्जी में। किसने बोला लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी डिसाइड कैसे होगा, तो उसके लिए एक रूल बताया गया, दैट इज नोन एज बोर्स-ब्यूरी रूल। और बोर्स-ब्यूरी रूल क्या कहता है कि सर जिसकी वैल्यू, जिसके n+l की वैल्यू छोटी होगी, n+l की वैल्यू अगर कम है तो उसकी एनर्जी क्या है, कम। मतलब n और l को ऐड करके देख लो, n+l की वैल्यू अगर छोटी है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इन केस ऑफ सेम n+l, अगर n+l सेम हो गया तो उस केस में n की वैल्यू देख लो, वो अगर हाई है तो सर एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। वो अगर हाई है तो एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। शॉर्टकट निकाल लो, आप ऐसे भी फिल कर सकते हो या फिर शॉर्टकट से भी फिल कर सकते हो। शॉर्टकट क्या है, तो हमने पढ़ा था सो गया, पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया। ये शॉर्टकट था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसको हम चाहेंगे तो पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। शॉर्टकट ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सो गया, जो करेंगे 2 बार करेंगे, ठीक है। सो उसमें भी रिवीजन कर रहे हैं। सो गया, पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया। एस कहां से स्टार्ट होता है, नंबरिंग 1 से, क्यों, क्योंकि एस सबसेल फर्स्ट ऑर्बिट से आ जाता है। पी सबसेल की नंबरिंग कहां स्टार्ट होती है, 2 से, तो क्यों, क्योंकि पी का नंबरिंग सेकंड से स्टार्ट होता है, सेकंड ऑर्बिट से आता है। सर डी की नंबरिंग कहां स्टार्ट होती है, 3rd से। एफ की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, 4 से। इसी पे पूरा का पूरा 120 एलिमेंट्स फिट कर सकते हो। तो ये अबव रूल हो गया कि आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे फिल करोगे, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, ऐसे करके फिल करोगे। अब यहां से आता है हुन्स रूल। हुन्स रूल ने क्या बोला कि भैया ऐसा नहीं कर सकते कि आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही कहीं भी फिक कर रहे हो, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कब पेयर्ड होंगे, पेयरिंग कब करेंगे, जब तक सारे के सारे, जैसे मैं तुम्हारे घर में बोलूं कि 3 कमरे हैं और 4 लोग हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2-2 लोगों को भर दूं और एक रूम को खाली रख दूं, नहीं। एक कमरा खाली नहीं कर सकता। 4 लोग हैं, 3 रूम है, तो मैं क्या करूंगा, एक फिर चौथे बंदे को उसके साथ डाल दूंगा। तो इन्होंने बोला कि हुन्स ने कुछ नहीं, अपने घर का हिसाब किताब लगाया। इन्होंने बोला पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं करते जब तक सारे इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं होते। क्यों, क्योंकि जितना हाफ फिल्ड होता है ना, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखोगे तो फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड, एज कंपेयर टू अदर्स। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं। हाफ फिल्ड है ना, सिमेट्रिकल है सर, सिमेट्रिकल है, एक्सचेंज कर सकते हो आप, एक्सचेंज है, क्योंकि आधा है ना तो कहीं से कहीं जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई सिमेट्रिकल है तो आप उठा के इधर से उधर रख दो। मान लो ये सिमेट्रिकल है, अगर ये 3 लोग हैं ऐसे सिमेट्रिकल हैं, तो आप इसको उठा के यहां रख दो, फिर से सिमेट्री आ जाएगी। आप इसको उठा के यहां रख दो, फिर से सिमेट्री आ जाएगी। तो जो सिमेट्रिकल एनर्जी है, एक्सचेंज एनर्जी है, वो सब कुछ क्या होगा, ज्यादा। तो हुन्स रूल के हिसाब से ये होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, आप क्या करोगे, पहले पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे दिए। फिर आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक कमरे के अंदर एक ऑर्बिट, एक स्पिन के साथ नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि सर अगर दोनों हुए तो ऑब्वियस है वो सारा का सारा मतलब होता है ना कि एक दूसरे के अपोजिट चलना शुरू करते हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ऊपर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेम स्पिन नहीं हो सकता। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर एक ही 2 लोगों का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कभी नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पे एक लाइन लिखिए, हाइड्रोजन एटम के लिए 1s फर्स्ट ऑर्बिट होता है, सेकंड ऑर्बिट होता है, थर्ड ऑर्बिट होता है, फोर्थ ऑर्बिट होता है। क्यों,
हाइड्रोजन ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए क्यों, क्योंकि सर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन या तो इसमें होगा, उसके लिए 2s और 2p क्या है, बराबर है। हाइड्रोजन एटम में बोर्स मॉडल लगता है, हाइड्रोजन एटम में बोर्स मॉडल लगता है, इसीलिए वहां पे सेकंड ऑर्बिट से मतलब है, थर्ड ऑर्बिट से मतलब है, फोर्थ ऑर्बिट से मतलब है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में आते हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा एटम में आते हैं, तो वहां बोर्स मॉडल नहीं लगता, वहां क्या लगता है, श्रोडिंगर मॉडल, या बोल सकते हैं सर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और वहां पे हमें किसका फॉलो करना पड़ता है, सर अब्बाउ रूल का फॉलो करना पड़ता है। वहां हमें किसको फॉलो करना पड़ता है, अब्बाउ रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीजें। फिर किसने बोला सर मैग्नेटिक नेचर ही बता सकते हैं क्या, किसी एटम का मैग्नेटिक नेचर ही बता सकते हैं। यस सर, आपके पास दो टाइप के नेचर आते हैं, एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, एक को बोलते हैं डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर कौन सा है, जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पैरामैग्नेटिक कौन है, जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट, उसको क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक। मतलब कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि वो वीकली अट्रैक्टेड फील करेगा। उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, √n × n+2, where n is number of unpaired electron, where n को हम लोग क्या लिख देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है सर, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना पैरामैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इनके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये क्या होंगे, वीकली रिपेल्ड होंगे, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से वीकली क्या हो जाएंगे, रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अपने पास। फिर अब छोटी छोटी चीजें आ गई, क्या सर, एक नोड्स होता है। नोड्स क्या होते हैं सर, एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी, एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0। और नोड्स को दो तरीके से खोज सकते हैं हम लोग, एक तो एंगल के ऊपर, एंगुलर नोड्स कितने होंगे, L, और एक होते हैं रेडियल नोड्स, वो कितने होते हैं, n-L-1। इन दोनों को जोड़ दोगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, n-1। एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं, नोड्स। फॉर्मूला यूज करिए, क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम नंबर्स यूज कीजिए, आप नोड्स निकालते रहिए। अब इसके बाद आता है हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल होगा मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और हाइजेनबर्ग को आप कंबाइन करोगे, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है। तो इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। लेकिन पी सबसेल में बात करेंगे तो पी सबसेल में 3 लोग होते हैं। सर एक बीच वाला पीजेड कर दीजिए, pxy हो सकता है, pxy कुछ भी हो सकता है। pz का स्ट्रक्चर बनाना है तो जेड एक्सिस पे आप क्या करिए, ये बना दीजिए, जेड एक्सिस पे आप ये बना दीजिए। इसके लिए देखेंगे तो ये वाला जो नोडल प्लेन है, ये वाला जो नोडल प्लेन है, ये वाला जो नोडल प्लेन है एक्स और वाई वाला, वो क्या करेगा, नोडल प्लेन का काम। px की बात करें तो एक्स एक्सिस पे ऐसे डंबल बना दीजिए, इसके लिए कौन सा नोडल प्लेन होगा, yz होगा। सर py के लिए बात करेंगे तो उसके लिए कौन सा नोडल प्लेन होगा, xz नोडल प्लेन होगा। ऐसे करके निकाल दो। फिर किसने बोला सर डी सबसेल की बात करते हैं। डी सबसेल में भाई साहब टोटल 5 लोग आते हैं, -2 -1 0 +1 +2। ये देख लो, एक होते हैं ऑन द एक्सिस वाले, एक होते हैं ऑन द एक्सिस वाले, एक होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस वाले। सर dxy dyz dzx, इन तीनों का स्ट्रक्चर देखोगे ये कुछ नहीं, इन बिटवीन द एक्सिस वाले लोग हैं, इन बिटवीन द एक्सिस वाले लोग हैं। मतलब इनका देखोगे एक्सिस पे नहीं होंगे, एक्सिस से कितने एंगल पे होंगे, 45 डिग्री एंगल पे होंगे। चल डबल डंबल होते हैं, ये डबल डंबल होते हैं, पी सबसेल के डबल हो गए। तो ये अपने पास ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन द क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। लेकिन वही अगर dx² -y² की बात करेंगे तो ये ऑन द एक्सिस होगा। इसमें भी कितने नोडल प्लेन्स होंगे, 2 नोडल प्लेन्स होंगे। आप ऐसे कट मार दो और एक ऐसे कट मार दो, 2 नोडल प्लेन्स आएंगे। लेकिन dz² जिसके m की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता, इसके अंदर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा, कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। dz² में 0 नोडल प्लेन होंगे। सर इसके अंदर क्या होगा, 0 नोडल प्लेन होगा, इसके अंदर 0 नोडल प्लेन होगा। बाकी सारे के सारे डी में कितने नोडल प्लेन होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे। फिर लास्ट में अब चीजें आ गई हैं। सर अब सब कुछ आपने रिवाइज कर लिया है, तो अब देख लो ये क्या है, विबग्योर में क्या होता है, इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तभी तो सुना होगा रेड लाइट जो होती है हम लोग क्यों दूर से ही पता चल जाती है रेड लाइट, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, दूर तक जाती है वेव।
ठीक है, इसलिए हम हमेशा देखोगे रेड लाइट यूज करते हैं, कभी भी खतरे का इंडिकेशन रेड लाइट। क्यों? क्योंकि सर वो दूर तक दे रहा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है। एनर्जी अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप कुछ नहीं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो आपका लैम्डा किस में दिया हो, नैनोमीटर्स में दिया हो, जो आपका लैम्डा किस में दिया हो, नैनोमीटर्स में दिया हो। ठीक है, तो आई होप सबका सारा का सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने रिवाइज करा दिया है आप लोगों को। सारा का सारा मैंने कोशिश करी है 1 घंटे के अंदर सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के मेजर पॉइंट डिस्कस कर लूं। अब आपको क्या करना है, एक बार और अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और बस अब क्वेश्चंस पे भिड़ जाइए। बिकॉज देखो रिवीजन 2 ही तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। आपको क्या करना है, या तो आप नोट्स आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं, तो नोट्स को पढ़िए, थोड़ा फास्ट पढ़िए। अब कोई बोले सर आप 5 घंटे में रिवीजन कराइए, बेटा उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, फिर तो आप लेक्चर ही देख लीजिए। लेकिन हाँ, आपको 1 घंटे में आपको पूरा चैप्टर समराइज कर दिया गया है, मेजर पॉइंट्स बता दिए गए। अब आपको क्या करना है, फटाफट उठिए, नोट्स अगर आपको याद है, सब कुछ याद हो चुका है, तो आप फटाफट क्वेश्चंस पे लग जाइए। या फिर आपको लगता है नहीं यार एक बार और रिवाइज करूंगा, खुद से नोट्स को रिवाइज करूंगा, या यही नोट्स को दोबारा पढ़ूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करूंगा, तो क्वेश्चंस कीजिए। बस अब शुरू हो जाइए, बिकॉज अब ये बेटा चांसेस आपको बहुत कम मिलेंगे कि हाँ भाई अभी बार बार आपको 1-1 घंटे में, मतलब ये छोटा सा कैप्सूल हमने दिया आपको कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करके हमारे थ्रू पॉडकास्ट की तरह इसको, अच्छा एक बार नहीं, एक ही बार नहीं सुनना, आपको जब भी लगे कि नहीं आता है कान में ईयरफोन लगाइए और सामने कॉपी नोट्स लेके बैठ जाइए, समरी लेक्चर का बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए। तो ओके, चलो मिलते हैं अगले समरी लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।